आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात सन 1966 की है। तब देश में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। ऐसा अकाल जिसमें गांव के गांव तबाह हो गए। लोग एक एक मुट्ठी भर अनाज को तरसने लगे थे और कई जगहों पर तो लोग एक दूसरे को मारकर ही खाने लगे थे। एक गांव था माधवपुर। जब पूरे देश में अकाल फैला तो माधवपुर भला इसकी चपेट से कैसे बच पाता। कभी बच्चों की किलकारियों से गुलजार और खुशहाल माधवपुर आज अकाल के समय में दाने दाने को तरसने लगा। कुछ समय तक तो जैसे तैसे गांव के लोगों ने एक दूसरे का पेट भरा, पर चूंकि 1965 और 66 दोनों ही साल लगातार अकाल पड़ा, इस वजह से गांव में अनाज की पैदावार नहीं के बराबर थी। लोगों के पास जो बचा कुचा अनाज था वही लोग खा रहे थे। धीरे धीरे करके पहले गरीब तबके के लोग और फिर गांव में रहने वाले समृद्ध लोग भी इसके चपेट में आने लगे। अगल बगल के गांव में भी अकाल ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी थी। वो समय ऐसा था कि जब ना तो मोबाइल था और ना ही टेलीफोन। एक दूसरे की खबर लेने में काफ़ी महीनों का समय लग जाया करता था। माधवपुर गांव के मुखिया के यहाँ मनोहरपुर गांव के रहने वाले भुवन ने अपनी बहन का ब्याह किया था। इधर बहुत दिनों से उसे अपनी बहन की कोई खबर नहीं मिली थी। वो तो गनीमत थी कि भुवन के गांव में अभी तक खाने भर का अनाज बचा हुआ था, इसलिए भुवन और उसका परिवार सुरक्षित थे। पर उसे अपनी बहन की बहुत चिंता सता रही थी। उसने कई खत लिखे, पर उसकी बहन की तरफ से किसी भी खत का कोई जवाब नहीं आया। हार कर एक दिन भुवन ने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहन के घर हो आऊं, और यही निश्चय करके अपनी बहन के घर को रवाना हो गया। उसकी बहन का गांव ट्रेन के रास्ते में पड़ता था। रात के समय जब भुवन ट्रेन से माधवपुर स्टेशन पर उतरा तो उस समय रात के 11 बज रहे थे। एक बार तो स्टेशन पर उतरते ही भुवन के शरीर में सुरसुरी दौड़ गई। उसने देखा सारा स्टेशन वीरान पड़ा है, मानो वो स्टेशन पर नहीं किसी शमशान पर उतर गया हो। कहीं एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। भुवन का मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठा। उसे लगा कि कहीं अकाल की चपेट में उसकी बहन का गांव माधवपुर तो नहीं आ गया। फिर भी हिम्मत करके वो स्टेशन से बाहर निकला। बाहर भी खूब अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रही थी। मन में डर और घबराहट के साथ भुवन माधवपुर की ओर चल पड़ा। रास्ते में ऐसा लग रहा था जैसे या तो दुनिया खत्म हो गई हो या चिरागों को रोशन करने वाले। थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद उसे माधवपुर के घर दिखाई देने लगे, पर आश्चर्य कि पूरा स्टेशन जहां वीरान पड़ा था, स्टेशन के बाहर भी किसी आदमी का नामो निशान नहीं था। वहीं माधवपुर का हर घर रोशन था। इसका मतलब ये था कि माधवपुर में अभी भी सब लोग सुरक्षित थे। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए भुवन अपनी बहन के घर के रास्ते की ओर आगे बढ़ा और चलता हुआ बहन के घर पहुंच गया। जब बहन के घर पहुंचा सो उसे देख उसकी बहन जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, तुमने आने में बहुत देर कर दी भैया, सब खत्म हो गया। पर भुवन वो इसका मतलब नहीं समझ पाया। उसकी बहन ने उसे बैठाया और घर के सभी लोगों से मिलाया, पर ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोगों की आंखें शून्य को निहार रही थी। वो बातें तो कर रहे थे, पर भुवन के साथ होकर भी उसके साथ रहे थे। कुछ समय बातें करने के बाद उसकी बहन ने कहा, तुम इतनी रात गए आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो। और उसके लिए वो खाना निकालने लगी। उसकी बहन के घर के बाहर नींबू का एक पेड़ था। भुवन बरामदे में बैठ गया और उसकी बहन और परिवार के अन्य सदस्य उसे घेर कर बैठ गए। जाने क्यों, पर सब उसे घूर कर ललचाई नजरों से देख रहे थे। भुवन की बहन ने उसके सामने खाने की थाली रख दी, सिर्फ एक रोटी और नमक। अकाल के समय
थाली में सब्जी की कल्पना करना बेवकूफ़ी थी। पर भुवन ने कहा, कुछ नहीं तो एक नींबू ही ला दो, मैं नमक और नींबू से खा लूँगा। जैसे ही भुवन ने नींबू तोड़ने की बात की, उसकी बहन ने बारामदे में से बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाया और बारामदे के बाहर लगे नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ लिया और भाई की थाली में रख दिया। भुवन को काटो तो खून नहीं, जैसे एक ही बार में उसके शरीर का सारा खून सूख गया। उसने पलटकर बहन की तरफ देखा। उसकी आंखें गड्ढे में धंसी हुई थी और हड्डियां बाहर निकल आई थी। उसने भुवन को खा जाने वाली नजरों से देखती रही और उसकी ओर बढ़ने लगी। घर के बाकी सदस्य भी भुवन की ओर लपक गए। भुवन ने थाली वहीं छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ते स्टेशन पर आकर रुका। स्टेशन पर एक ट्रेन लगी हुई थी। भुवन उसी ट्रेन में जाकर बैठ गया। जब सुबह हुई तो भुवन ट्रेन से उतरा तो उसके मन में उसकी बहन और बहन के गांव को लेकर काफ़ी सवाल था। भुवन ने सोचा कि एक बार फिर वो वहां जाकर देखेगा कि जो रात में हुआ, उसने जो कुछ भी देखा, क्या वो सच था या उसका वहम। वो फिर अपनी बहन के घर के रास्ते की ओर चल दिया और रास्ते में उसने जो भी देखा उसे देखकर उसका दिल दहल गया। लगा मानो उसका कलेजा फट जाएगा। माधवपुर के घरों के आगे जैसे हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। हर जगह कंकाल बन चुके लोग रास्ते में जहां तहां मरे पड़े थे। पूरा गांव जानवरों के मृत शरीर और आदमियों के शरीर की सागाड़ से भरा हुआ था। अपनी नाक बंद किए हुए भुवन बहन के घर के पास पहुंचा। उसने देखा रात को जो नींबू का पेड़ लहलहा रहा था वो सूखा पड़ गया था, पर बरामदे में अभी भी वो थाली पड़ी हुई थी जिसमें उसकी बहन ने कल रात उसे रोटी परोसी थी। उसने देखा वो थाली कंकड़ों से भरी हुई थी। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो उसे उसकी बहन और उसके परिवार के लोगों का मृत शरीर मिला। सबकी आंखें गड्ढे में धंसी हुई थी। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सब के सब भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे। अब भुवन को उसकी बहन की कही बात का मतलब समझ आया। उसने सच में अपनी बहन के घर आने में बहुत देर कर दी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। राजस्थान का वो हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण ये बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर रहा करते थे। वो इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे। पर एक दिन जब डॉक्टर सागर हॉस्पिटल के छत पर टहल रहे थे, तब कुछ लोगों ने डॉक्टर सागर को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया और उनकी मौत के कुछ दिन बाद से ही इस हॉस्पिटल में हॉरर एक्टिविटीज़ होने लगीं। और उसके बाद हॉस्पिटल में कई लोगों की लाश छतों पर पड़ी मिलती और कभी कभी तो खुद डॉक्टर सागर को भी कई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते देखा था, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा और आज भी कोई उस हॉस्पिटल में नहीं जाता। सूरज और अखिलेश आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रहने को आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब होटल वापस आ रहे थे, तब सूरज की नज़र हॉस्पिटल पर पड़ी। सूरज ने अखिलेश को हॉस्पिटल दिखाते हुए कहा, अरे भाई, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से बंद पड़ा हो। सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोला, मुझे क्या पता भाई, मैं भी तो तेरे साथ पहली बार ही आया हूँ। यही सब बातें करते हुए दोनों अपने होटल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही सूरज होटल के एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, वो होटल के बगल वाला हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? सूरज की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्योंकि वो भूतिया है। उस आदमी की बात सुनकर सूरज बोलता है, अरे भाई, मजाक मत करो यार, सही में कुछ पता हो तो बताओ। सूरज की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी इस बार थोड़ा दांत पीसते हुए बोलता है, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर देख लो। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है।
उसके जाते ही अखिलेश सूरज को बोलता है, अरे तू भी कहाँ इस पागल की बातों में आ रहा है। पर सूरज तो जैसे अब उस हॉस्पिटल में जाने का मन बना बैठा था, इसलिए वो अखिलेश को बोलता है, यार एक बार देख कर आने में क्या जाता है, चल आज देख कर आते हैं वो आदमी सच बोल रहा था या झूठ। अखिलेश सूरज की ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर सूरज को समझाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया, और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके। सूरज एक बार और कोशिश करते हुए अखिलेश को बोलता है, भाई देख, तुझे अपनी दोस्ती की कसम, तू मेरे साथ आज रात उस हॉस्पिटल में चल रहा है। अखिलेश जानता था सूरज बहुत जिद्दी है और अब वो वहां जाकर ही मानेगा, इसलिए अखिलेश सूरज की बात मान जाता है और दोनों रात के 12 बजे उस हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं। रात के 12 बजने का इंतज़ार करने लगते हैं और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगते हैं और वहां पहुंचकर हॉस्पिटल के गेट का ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों एक एक कर हॉस्पिटल में हर जगह देखने लगते हैं कि कुछ तो भूतिया हो, पर उन्हें सिवाय धुल के वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। अभी अखिलेश सूरज से बोलता है, भाई मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसा दिख नहीं रहा, चल अब होटल चलते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ। सूरज के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो भी बोलता है, चल यार, मुझे भी लगता नहीं कि यहाँ ऐसा वैसा कुछ है। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है, कौन हो तुम लोग। उस आवाज़ को सुनकर जैसे ही सूरज और अखिलेश अपने पीछे मुड़ते हैं तो उनके होश खो बैठते हैं और उनकी रगों में बैठता खून जम जाता है, क्योंकि उन दोनों ने देखा उनके सामने एक बड़ा ही भयानक सा आदमी खड़ा था, क्योंकि उस आदमी का सिर कटा हुआ था और उसने अपने सर को अपने हाथों में पकड़ रखा था। उस आदमी को देखकर सूरज डर से कांपने लगता है और कांपते कांपते बोलता है। सूरज के इतना बोलते ही वो आदमी पहले जो सर अपने हाथों में पकड़ रखा था उसे उसने अपनी गर्दन पर रखा और अपनी भयानक सी आवाज़ में बोला, मैं डॉक्टर सागर हूँ और तुम मेरे पेशेंट। इतना बोलकर वो सूरज और अखिलेश के हाथ पकड़ लेता है और घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। वो डॉक्टर सागर उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। पहले तो वो अखिलेश को एक कुर्सी से बांध देता है और उसके बाद सूरज को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटा देता है और कैंची से उसका पैर काटने लगता है और काटते काटते सूरज के दोनों पैर अलग कर कर रख देता है। सूरज दर्द से तड़प और चिल्लाए जा रहा था, पर डॉक्टर सागर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अखिलेश के हाथों में बंधी रस्सियां अपने आप खुल जाती हैं और अखिलेश जिस कुर्सी से बंधा था उसको उठाकर डॉक्टर सागर के सर पर दे मारता है। कुर्सी डॉक्टर के सागर के सर पर लगती है, पर सर उसका नीचे गिर जाता है। अखिलेश भी थोड़ा खुश हो पाता उससे पहले ही डॉक्टर सागर का सर अपने आप उड़ता हुआ डॉक्टर सागर के गर्दन पर आकर लग जाता है। अखिलेश बस खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था, वो बेचारा कर भी क्या सकता था। और सूरज, वो तो दर्द से करहा रहा था, उसे कोई होश ही नहीं था क्योंकि बेचारे के दोनों पैर कट चुके थे। तभी डॉक्टर सागर अखिलेश की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना है। इतना बोलकर ही डॉक्टर सागर ने अखिलेश को पकड़ लिया और घसीटते हुए उसे ले जाकर सूरज के बगल में लेटा दिया। अगले दिन जब वहाँ के पास के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला देखा तो लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसलिए वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुला लिया। और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उनको वहाँ 2 लोगों की कटी फटी लाशें मिली। सूरज की लाश के तो दोनों पैर कटे हुए थे और अखिलेश, उसका सर ऊपर से फटा हुआ था। डॉक्टर सागर तो मर गए, लेकिन वो अभी भी लोगों का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ।
अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।